हाय एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बायो में बीपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछता है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, और साइंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसा ट्रेंड रहा है, और उसमें बायोलॉजी में कितना क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ये देखते हैं सामान्य विज्ञान। ये देखिए 25, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 64वीं में 20 पूछा था। और इस 20 में ना सिर्फ मात्रक से प्रश्न पूछा था। लंबाई का मात्रक, फिर सेकंड, ये समय का, कैंडला, मतलब ऐसा लग रहा था सारा यही भर के रख दिया है, सिर्फ जितने भी यूनिट हैं उन्हीं से पूछ लिया। और आप देखिए इसमें मान के चलिए ना कि 30 फिक्स है आपका। 30, 20, 25, 20 से कभी नीचे नहीं जाने वाला है साइंस में। तो साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अलग से वीडियो आएगा फिजिक्स पे भी, केमिस्ट्री पे भी। फिलहाल हम देख लेते हैं बायो में, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें जंतु और पादपों के वर्गीकरण से क्वेश्चन दिख रहा है। 2, 3, 2, 3। पहले नहीं पूछता था, इधर रिसेंट में पूछने लगा है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, तंत्रिका तंत्र से भी सवाल रह रहा है। कोशिका से देखिए 3, 3, 3। डाइजेस्टिव सिस्टम से भी आ जाता है। सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पोषण तत्व, जो भी हमारे न्यूट्रिशंस हैं, और रोग और उनके कारण, हार्मोन और एंजाइम। तो यहाँ से हम मान के चले तो 6 से 7 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा ये बायो में। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, जो मोड़े जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थि, जैसे कि कान की हड्डी। अब हम देख लेते हैं कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, उन्हें हम मोड़ सकते हैं, उसे कार्टिलेज कहते हैं। अब कार्टिलेज क्या होता है? तो एक संयोजी ऊतक है, और जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी और उपास्थियों के जोड़, ये सभी कार्टिलेज के बने होते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, वो कौन से हैं? शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा है कि निम्नलिखित में से किनके बीच सहजीवी संबंध होता है? तो शैवाल और कवक के बीच। हमारा तीसरा प्रश्न है, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स के बीच, क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है अध्य स्तर के सतह के समकोण पर, अध स्तर के एक के साथ एक कोण पर, अध्य स्तर के सतह के समानांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा अध स्तर के साथ एक कोण पर। ठीक है, ये क्या करती है मादा एनोफ्लीज मच्छर? तो मलेरिया को संचरित करती है, और मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया को संचरित करती है। चौथा प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लेटलेट्स भी आपका कम हो जाएगा तो आपका डेंगू ठीक नहीं होता, ये भी इम्पोर्टेंट है। बट लिम्फोसाइट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बोल रहा है कि प्रतिरक्षी तंत्र एक ऐसी कोशिका होती है जो जो भी हमलावर रोगजनक है उसको मार देती है। हमारे शरीर में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बोसोफिल जैसी प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं जो बाहरी रोगजनक को नष्ट करती है। तो हो सकता है इन फ्यूचर क्वेश्चन बना दे, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है? और ये आरबीसी और प्लेटलेट्स ऑप्शन में ना देके लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल ऑप्शन में दे दे, तो आप उपयुक्त में से एक से अधिक लगा सकते हैं। अब देख लीजिए लिम्फोसाइट के प्रकार, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है यह अस्थि मज्जा के अंदर परिपक्व होता है, और टी लिम्फोसाइट थाइमिन के अंदर होता है।
तो टी ऐसे और TH से थायमिन, तो ये ऐसे करके याद रखिएगा। बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी का उत्पादन करते हैं और टी लिम्फोसाइट यह रोग जनक को नष्ट करता है, मतलब ये प्रोड्यूस करेगा प्रतिरक्षी चीज को और ये उस रोग को खत्म करेगा, टी लिम्फोसाइट। आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। तो हमारा 5वां प्रश्न है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। जब भी ऐसा है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए या गोला घेर दीजिए एग्जाम हॉल में कि गलत पूछ रहा है। बोल रहा है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं और सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आंसर हो जाएगा कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। यही नहीं होगा क्योंकि ये सभी हो जाएगा। अगर ये सही पूछता तो होता उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। सिर्फ धक्का ही नहीं देती बल्कि बहुत सारे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। यानी अगर ये एक पत्ता है तो इसमें जो छेद होता है स्टोमाटा, तो ये कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है। कोशिकाओं में न्यूक्लियस की उपस्थिति, कोशिकाओं की प्रोटीन की संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, तो आंसर हो जाएगा सी। कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। अगर कोशिका में जल की मात्रा अधिक है तो दाब ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो रंध्र खुल जाती है, और अगर जल कम है तो दाब भी कम लगेगा क्योंकि वाटर उसमें कम है, तो रंध्र जो छेद है वो बंद हो जाता है। ठीक है। 7वां प्रश्न है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। किस रंग के तरंग दैर्घ्य को क्लोरोफिल जो है, तो ये लाल और नीला क्लोरोफिल को अवशोषित करता है, और ये 1995 यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछता है और बीपीएससी में भी पूछता है। ठीक है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन है, पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना यानी पेड़। अच्छा, ये ऐसे दे रखा है पर्णवृत्त के सामने कि पर्णवृंत जो होते हैं वो पत्ती को तना से जोड़ता है। दूसरा है, आधार के पास शाखाओं के साथ एक मोटा कठोर तना, इसको पेड़ कहते हैं। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो लता है। उपयुक्त में से कौन सा एक से अधिक या कौन सा कोई नहीं, कौन सा बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना बी बोल रहा है, बी को छुड़ाकर बाकी ए और सी सही है। ए क्या है, तो पर्णवृंत जो है ये पत्ती को तना से जोड़ता है, यानी अगर ये तना ऐसे है तो पत्ती जो है ऐसे, तो इस पत्ती को तना से जोड़ता है। और सी है कि जो कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसको लता लतर कहते हैं, और आधार के साथ शाखाओं के साथ मोटा कड़ा तना को झाड़ी कहा जाता है, ना कि पेड़ कहा जाता है। यहाँ झाड़ी दिया रहता तो ये ठीक हो जाता। आते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। प्रश्न है कि सक्शन पुल के कारण पौधों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका कारण क्या है। वाष्पीकरण, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अब कैसे, तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है पौधे गतिहीन होते हैं एवं पौधों में संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं। ठीक, बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के परिणाम स्वरूप एक सक्शन पुल की क्रियाविधि पौधों में होती है, जिससे जल पेड़ों की अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे प्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो डीएनए और आरएनए की उपस्थिति, केवल डीएनए की उपस्थिति, केवल आरएनए की, तो हो जाएगा अगर दोनों उपस्थित रहेंगे तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसे
स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। अब जो 67th बीपीएससी में री एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कवक पौधों में नहीं पाए जाते हैं। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश। तो आंसर हो जाएगा पर्णहरित। बोल रहा है पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण कवक कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्मित करने में असमर्थ होते हैं, अतः उन्हें अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पति, जंतु और अन्य मृत शरीर पर आश्रित रहना पड़ता है। 12वां प्रश्न है, आप लोग 2 स्पीड पे भी देख सकते हैं। परागण की सुपरिभाषा है। जो परागण है वो क्या है? तो पराग कण का पराग केसर से कलम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, फिर और भी ऑप्शन देख लीजिए। पराग कण अनुकरण, अंकुरण, पराग नली का बीजांड तक पहुंचना, कीटों का फूलों तक पहुंचना। तो आंसर इज पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होना, ट्रांसफॉर्मेशन होता इसी को हम पॉलीग्रेन्स कहते हैं। अब ये देख लीजिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है पौधों में पोलन ग्रेन्स का नर भाग यानी पराग कोश से वर्तिकाग्र, जो पराग कोश किस में होता है? नर भाग में। मादा भाग में क्या होता है? वर्तिकाग्र। तो पराग नर भाग से मादा भाग का पर जो स्थानांतरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परागकरण कहते हैं। अब आते हैं अपने 13वें प्रश्न पे। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पर्णहरित से, वायुमंडल से, प्रकाश से और मृदा से। तो आंसर इज मृदा, क्योंकि क्लोरोफिल से तो वो मैग्नीशियम वगैरह प्राप्त करते हैं और क्लोरोफिल रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ये इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल से तो ये जो गैस है उसको लेगा, सूर्य CO2 वगैरह। प्रकाश सूर्य से क्या लेगा? तो प्रकाश में आपका सनलाइट, तो इसको एनर्जी देगा। और मृदा से क्या लेगा? तो मिट्टी से ये 13 तरह के पोषक तत्व लेता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, जिंक। ठीक है। और पौधे वायु से CO2 और ऑक्सीजन, ये तो हम 9th में बहुत अच्छे से पढ़ते थे ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जिससे हम सूर्य से प्रकाश और आपका वायु से CO2 और O2 लेता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य की उपस्थिति में जो पौधे खाना बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हमारा 14वां प्रश्न है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? आवृतबीजी, अनावृतबीजी, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। दो आंसर इज अनावृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म। ऐसे पौधे या वृक्ष को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली यानी नग्न अवस्था में होते हैं। अनावृत बीजी का सबसे बड़ा उदाहरण कोणधारी है, जिनके श्रेणी में आते हैं पाइन, यू, स्प्रूस, सनोबर यानी फर, देवदार यानी सीडर, और ये याद रखिएगा तालिसपत्र यानी यू। ये सभी अनावृत बीजी में आते हैं। ठीक है। और बोल रहा है आवृत बीजी वो होते हैं जो फलों एवं परिपक्व अंडाशय में बीज देते हैं, जैसे आम, सेब, केला, आड़ू, चेरी, नारंगी आदि आवृत बीजी के हैं। आवृत बीजी ये है एंजियोस्पर्म और अनावृत बीजी है जिम्नोस्पर्म। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? बोल रहा है स्कर्बी थाइमिन। तो स्कर्बी थाइमिन नहीं होगा, क्योंकि थाइमिन विटामिन बी का नाम है। ट्यूबरकुलोसिस होता है TCS, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है इसके लिए दूसरा टीका लगता है, BCG का टीका लगता है।
ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और ये बोल रहा है टिटनेस के लिए BCG, तो नहीं, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए DT या DPT का टीका लगता है। तो इसमें सिर्फ मलेरिया जो है, जो क्लोरोक्विन इससे होता है। अब मलेरिया क्या है, तो उपयोग किया जाता है क्लोरोक्विन। मलेरिया की रोकथाम और थायमिन के इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग प्रोटोजोआ के कारण होने वाले लीवर संक्रमण के इलाज के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है लाल रक्त कणिका वाहिनी जंतु है। कणिका विहीन लाल रक्त कणिका विहीन यानी जिसमें कण नहीं है, रेड ब्लड सेल, उसमें वो है मेढक, सर्प, मोर, केचुआ। तो केचुआ जो है उसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती। केचुआ एक अकशेरुकीय जीव है जो जीनस फेरेटिमा से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें RBC की कमी होती है और रक्त ग्रंथियां नामक विशिष्ट ग्रंथि है जो रक्त कोशिका और हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो प्लाज्मा में घुल जाती हैं। हमारा 17वां प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत, यानी जब कार्बोहाइड्रेट का अपघटन हो जाता है तो उसका अंतिम रूप क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। तभी तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, ऊर्जा यानी एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो अनाज है, चावल है, गेहूं है, जो हम रेगुलर यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसी को बोला जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसके उपरांत ग्लूकोज बनता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, आप लोग बोलेंगे तो मैं फ़ोटो क्लिक करके उसको PDF फॉर्म में डाल के सेंड भी कर दूँगी, जिस भी ईयर का चाहिए आप लोग को PYQ। हमारा 18वां प्रश्न है अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन, वसा, अम्ल या क्षार। तो अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुहने ने किया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। क्या पता एक साइड दे दे एंजाइम और उसके क्या काम है और इससे मैच द फॉलोइंग में पूछ ले कौन सही है कौन गलत। तो लैक्टेज क्या करता है, तो ये छोटी आंत में पाया जाता है। यह दूध में मौजूद लैक्टेज को तोड़कर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है। प्रोटेज क्या करता है, तो ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो यह एंजाइम छोटी आंत में मौजूद होता है जो प्रोटीन के एमिनो एसिड को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, और प्रोटेज जो है ये भी एमिनो एसिड को तोड़ता है, किसको, प्रोटीन को। और लाइपेज क्या है, तो यह एक एंजाइम का समूह है जो आंतों में वसा को यानी फैट को पचाने में मदद करता है। ठीक, जो भी हम तेलीय चीज़ या फैटी चीज़ खाते हैं तो उसको कौन पचाता है, लाइपेज। हमारा 19वां प्रश्न है किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की, तो एडवर्ड जेनर ने की। 20वां प्रश्न है लवणता युक्त वातावरण प्रमी पौधों को क्या कहा जाता है, तो लवण मृदो द्विविध कहा जाता है। एक होता है हाइड्रोफाइट, एक होता है लिथोफाइट। तो लवण मृदोद्भिद उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में भी पैदा होते हैं, जैसे मैंग्रोव है। तो और साल्ट घास, मार्स घास है। तो मैंग्रोव जो है ये नमकीन पानी में, यहाँ बहुत मिट्टी होता है, यहाँ तक कि जब थोड़ा उधर पानी कम होता है तो ऊपर में नमक दिखने लगता है। तो लवण वाले पौधे जो होते हैं उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, साल्ट मार्स ग्रास और मैंग्रोव वन। 21वां प्रश्न है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, वह है कि जिसकी मदद से, तो बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु प्रोटीन, रेडियोधर्मी पदार्थ। द आंसर इज बैक्टीरिया।
बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट क्या है? लकड़ी, फल, सब्जी। और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, कांच, धातु। ठीक है। बोल रहा है 22वां प्रश्न, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ क्या करता है? रात में CO2 मुक्त करता है। सीधा है, इसमें एक्सप्लेन ही नहीं करना। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? पानी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम। द आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कम रहता है तो कीटभक्षी पौधे उगते हैं। ठीक। और पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए कीड़ों को फंसाते हैं, जैसे ड्रोसेरा, निफेंस और डायोनिया। 24वां प्रश्न है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित यानी भोजन को बांटने यानी डिस्ट्रीब्यूट करने में तथा डैश की मदद से करता है। क्या करता है? भोजन का भंडारण, भोजन को आकार देना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये क्या क्या कार्य करता है? तो ये भंडारण भी करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है। ठीक है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हम हर वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे, तो अगले वीडियो में हम 26 से 50 तक को टारगेट रखेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न है, आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होनी चाहिए। RH कारक, सफेद कोशिकाओं की संख्या, रेड ब्लड सेल की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश क्या है यानी डोनर और जिसको चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा RH कारक, क्योंकि RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है। अतः रक्त आदान के समय यानी अगर हम दे रहे हैं किसी को रक्त, तो RH प्लस को RH प्लस ही चढ़ेगा और RH माइनस को RH माइनस का ही रक्त दिया जाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है, यानी निश्चित है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और PDF चाहिए तो मैं इसको PDF फॉर्म में डाल के टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।